नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का दोपहर 2 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी टूट की चर्चाओं के बीच संजय राउत ने दावा करते हुए शाह का पूरा प्लान बता दिया। उधर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ने समाजवादी पार्टी में भी टूट का दावा कर दिया है। वहीं नीट री एग्जाम से पहले टेलीग्राम पर लगी रोक अब अदालत तक पहुंच गई है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जरूर डाउनलोड कर लें ताकि आप ये बुलेटिन वहां पर भी देख सकें। ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको लिंक पर क्लिक करना है और आपके फोन में ऐप डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए रुक कर लेते हैं दिन भर की बड़ी खबरों का। संजय राउत ने बताया पूरा प्लान, उद्धव के सांसदों को कैसे तोड़ रहे अमित शाह। यूपी के मंत्री ने कर दिया सपा में टूट का दावा, बोले इस नेता की हुई शाह से मुलाकात। नीट री एग्जाम से पहले टेलीग्राम बैन, हाईकोर्ट पहुंची कंपनी, आज होगी सुनवाई। कोटा में राहुल गांधी की मेगा रैली, नीट और पेपर लीक पर मोदी सरकार को घेरेंगे। G7 में मिले मोदी, मेलोनी करने लगे इंस्टाग्राम रील्स की चर्चा, बोले इंस्टाग्राम पर हम खूब मशहूर। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी में टूट की अटकलों के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बागी तेवर दिखाने वाले नेताओं को खुली चेतावनी दे दी है। दिल्ली में पार्टी सांसदों अरविंद सावंत और अनिल देसाई के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राउत ने साफ कहा कि अगर किसी को पार्टी छोड़नी है तो पहले अपने पद से इस्तीफा दे और फिर जनता के बीच जाकर दोबारा चुनाव लड़कर दिखाए। संजय राउत ने कहा कि जिन सांसदों को पार्टी ने मेहनत करके जिताया, जिनके लिए उद्धव ठाकरे और पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत की, अगर वही नेता पार्टी छोड़ने की सोच रहे हैं तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। राउत ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता इस बार ऐसे विश्वासघात को चुपचाप नहीं देखेगी और इसका जवाब जरूर देगी। इस दौरान राउत ने बेहद गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने दावा किया कि पार्टी में फूट डालने के लिए सांसदों को करोड़ों रुपए का लालच दिया गया। राउत के मुताबिक कुछ सांसदों तक 15-15 करोड़ रुपए पहुंचाए गए हैं और उसके बाद उन्हें चार्टर्ड फ्लाइट से अलग अलग जगहों से दिल्ली लाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास ऐसी जानकारी है कि एक सांसद की मार्केट कीमत 50 करोड़ रुपए तय की गई है और 15 करोड़ रुपए सिर्फ एडवांस के तौर पर दिए गए हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। संजय राउत ने न सिर्फ पैसों में सांसदों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया, बल्कि दावा करते हुए पूरा प्लान बताया कि किस तरह शाह उद्धव के सांसदों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राउत का दावा है कि धाराशिव से सांसद ओम प्रकाश राजे निंबालकर पर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि निंबालकर से कहा गया कि अगर उन्हें अपने पिता की हत्या के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत से अनुकूल फैसला चाहिए तो उन्हें राजनीतिक पाला बदलकर दूसरे खेमे में शामिल होना होगा। राउत के मुताबिक ये मामला निंबालकर के पिता की हत्या से जुड़ा है, जिसकी सुनवाई करीब 20 साल से चल रही है। इस मामले में विशेष अदालत का फैसला बुधवार को आने वाला था, लेकिन अब फैसला 19 जून तक के लिए टाल दिया गया है। राउत ने दावा किया कि इसी फैसले को लेकर सांसद पर दबाव बनाया गया और उन्हें पार्टी छोड़ने का संकेत दिया गया। शिवसेना यूबीटी में टूट की खबरों के बीच अब समाजवादी पार्टी को तोड़ने के भी दावे किए जा रहे हैं। यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी में 100% बड़ी टूट होने के लिए जा रही है और इसकी पूरी तैयारी भी हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी दी है, जिसमें उन नेताओं और सांसदों का जिक्र है जो कि बीजेपी के साथ आने के लिए तैयार हैं। राजभर ने कहा कि वो जो भी बोलते हैं पूरे विश्वास के साथ बोलते हैं। उन्होंने दावा किया कि अमित शाह और रामगोपाल यादव की मुलाकात के दौरान दोनों के चेहरे पर एक बहुत ही अलग मुस्कुराहट थी। उनके मुताबिक जब दो बड़े नेताओं के बीच ऐसी मुलाकात होती है तो भले ही जबान खामोश रहे लेकिन बातचीत जरूर होती है। राजभर ने कहा कि अभी वो किसी नेता का नाम नहीं बताएंगे क्योंकि ऐसा करने से पूरा राजनीतिक खेल खराब हो सकता है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन इंतजार करिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। राजभर के इस दावे को सपा प्रवक्ता सुनील यादव ने इसे बीजेपी की बौखलाहट बताया। रीनीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम को बैन करने के सरकार के फैसले पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ अब टेलीग्राम सीधे दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया। कंपनी ने अदालत से इस आदेश को चुनौती देते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की है। मामले का जिक्र जस्टिस तेजस करिया की बेंच के सामने किया गया, जिसके बाद अदालत ने आज ही सुनवाई के लिए सहमति दे दी। कंपनी के सीईओ पावेल दुरोव ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुछ लोगों की गलती की सजा करोड़ों ईमानदार यूजर्स को नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर किसी मॉल में चोरी हो जाए
तो क्या सभी शॉपिंग मॉल बंद कर दिए जाएंगे? अगर कोई सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाए तो क्या सारी सड़कें ही बंद कर दी जाएंगी? दुरोग का कहना है कि टेलीग्राम पहले से ही संदिग्ध चैनलों और फर्जी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा था। कई चैनल हटाए जा चुके थे और निगरानी लगातार जारी थी। उन्होंने दावा किया कि प्रतिबंध लगाने से असली समस्या खत्म नहीं हुई, बल्कि कथित लीक और फर्जी गतिविधियां दूसरे प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो गई हैं। राहुल गांधी आज कोटा में छात्रों और युवाओं के मुद्दे उठाएंगे। वो आज राजस्थान के कोटा पहुंच रहे हैं। यहाँ वो इको ऑफ स्टूडेंट्स नाम की एक बड़ी रैली करेंगे। इस रैली का केंद्र छात्र और युवा होंगे। खास तौर पर नीट और भर्ती परीक्षाओं के मुद्दे उठाए जाएंगे। राहुल गांधी का कहना है कि भविष्य में युवाओं का भविष्य देश के भविष्य के हिसाब से है, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक लगातार हो रहे हैं, परीक्षा प्रबंधन में कई खामियां सामने आई हैं। इसके साथ भर्ती रद्द होने के मामले भी बढ़ चुके हैं। बढ़ती फीस और निजीकरण को भी उन्होंने मुद्दा बनाया। राहुल का कहना है कि इन समस्याओं ने लाखों युवाओं के सपने तोड़ दिए हैं, इसलिए उनकी आवाज उठाना अब जरूरी है। उधर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने प्रशासन पर कार्यक्रम में बाधा डालने का आरोप लगाया। गहलोत का दावा है कि राहुल की रैली से जुड़े होर्डिंग हटाए जा रहे हैं, जबकि बीजेपी के कार्यक्रमों को पूरा सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि छात्रों की आवाज दबाई नहीं जा सकती, होर्डिंग हटाने से मुद्दे खत्म नहीं हो जाएंगे। गहलोत ने कोटा की युवाओं का बहुत बड़ा केंद्र बताया। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि अभियान की शुरुआत यहां से हो रही है। कांग्रेस का दावा है कि पेपर लीक और भर्ती विवादों से युवाओं का भरोसा अब टूट चुका है। अब इन्हीं मुद्दों को लेकर राहुल गांधी बड़ा संदेश देने वाले हैं। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। टीएमसी में बढ़ी खींचतान, फ्लोर टेस्ट की चुनौती सामने। G7 में मेलोडी चर्चा, वीडियो पर छिड़ी बहस। G7 में मोदी का संदेश, भरोसे से बनेंगे नए वैश्विक रिश्ते। ईरान के लिए 300 अरब डॉलर निवेश फंड की तैयारी। पश्चिम बंगाल में ऋतव्रत बनर्जी ने दावा किया कि अब 65 विधायक उनके साथ खड़े हैं। यही वजह है कि वो खुद को विधायक दल का नेता बता रहे हैं। इसके साथ उन्होंने खुली चुनौती भी दे दी। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़े तो फ्लोर टेस्ट करा लिया जाए। ऋतव्रत का कहना है कि फ्लोर टेस्ट होते ही सच्चाई भी सामने आ जाएगी, फिर सभी दावे और आरोप खत्म हो जाएंगे। दरअसल टीएमसी से निकाले जाने के बाद उन्हें विपक्ष का नेता घोषित किया गया था। उस समय 58 विधायकों का समर्थन बताया गया था। अब उनका दावा है कि ये संख्या बढ़कर 65 हो गई है। इससे टीएमसी के भीतर सियासी खींचतान और बढ़ गई है। ममता बनर्जी ने भवानीपुर चुनाव नतीजे को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है। दरअसल ममता बनर्जी भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी, लेकिन अब ममता ने इस नतीजे को अदालत में चुनौती दे दी है। उन्होंने हाईकोर्ट रजिस्ट्री में जरूरी दस्तावेज जमा किए। इस दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। सांसद और विधायक उनके साथ पहुंचे थे। ममता कोर्ट में ज्यादा देर नहीं रुकी। याचिका दाखिल करने के बाद वो वापस लौट गई। दरअसल विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को आए थे। इसके बाद बीजेपी ने राज्य में सरकार बनाई, लेकिन चुनावी मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है। अब ये लड़ाई अदालत के दरवाजे तक पहुंच गई है। G7 में मोदी और मेलोनी की मुलाकात फिर से वायरल हो गई। दरअसल दोनों नेताओं ने एक दूसरे का गर्मजोशी से स्वागत किया। मुलाकात छोटी थी, लेकिन चर्चा बड़ी बन गई, क्योंकि मेलोनी ने मुस्कुराते हुए एक मजेदार बात कह दी। उन्होंने कहा कि आपसे फिर मिलकर अच्छा लगा। फिर मोदी हंसते हुए कहते हैं कि आप इंस्टाग्राम भी देखते हैं? तो मेलोनी ने कहा कि हाँ, हम इंस्टाग्राम पर बहुत मशहूर हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद आलोचक भी एक्टिव हो गए। उनका कहना है कि G7 शिखर सम्मेलन में भी इंस्टाग्राम की रीलों की बातें कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले मोदी इटली गए थे। वहां उन्होंने मेलोनी को मेलोडी टॉफियां भी भेंट की थी। इसको भी भारत में वायरल किया गया और नेताओं और विशेषज्ञों ने विदेश नीति की आलोचना भी की थी। पीएम मोदी ने G7 में भरोसे की कमी पर बात की और इस दौरान ट्रंप से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा, दुनिया में संसाधनों की कमी नहीं है, असली कमी भरोसे की है। फ्रांस में हुई इस बैठक में कई बड़े देश शामिल हुए। भारत के साथ ब्राजील, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया भी मौजूद रहे। विश्व बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान मोदी ने कहा कि आज भरोसा सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत है, लेकिन दुनिया इसी चीज की कमी झेलती आ रही है। उन्होंने कहा कि विकास के लिए पुराने सोच से बाहर निकलना होगा, दान देने और लेने वाले रिश्तों में आगे बढ़ना होगा। सभी देशों को बराबरी के आधार पर काम करना चाहिए। मोदी ने ग्लोबल साउथ का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि गरीब और विकासशील देशों को सिर्फ मदद नहीं चाहिए, उन्हें सम्मानजनक साझेदारी भी चाहिए। इस दौरान मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात हुई। फरवरी 2025 के बाद दोनों नेताओं की ये पहली आमने सामने की मुलाकात थी। वीडियो में दोनों नेताओं को हाथ मिलाते देखा गया। बैठक के दौरान दोनों एक दूसरे के पास भी बैठे नजर आए। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। दोनों देशों के प्रस्तावित समझौते में एक विशाल निवेश फंड की योजना शामिल है।
इस फंड का आकार 300 अरब डॉलर बताया जा रहा है। खास बात यह है कि आधे से ज्यादा राशि पहले ही जुटाई जा चुकी है। इस फंड का मकसद ईरान में निवेश बढ़ाना है, साथ ही दोनों देशों को समझौता पूरा करने का आर्थिक कारण देना है। ये कोई मुआवजा या सरकारी सहायता योजना नहीं होगी। इसमें सरकारों का पैसा नहीं लगाया जाएगा, इसके बजाय निजी कंपनियां निवेश करेंगी। इनमें अमेरिका, खाड़ी देशों और एशिया की कंपनियां शामिल हैं। निवेश ऊर्जा, परिवहन और उद्योग जैसे क्षेत्रों में होगा। लॉजिस्टिक और बुनियादी ढांचे पर भी ध्यान रखा जाएगा। दरअसल हालिया युद्ध में ईरान को काफी नुकसान हुआ था। कई औद्योगिक और सार्वजनिक ढांचे प्रभावित हुए थे। पहले ईरान ने अमेरिका से 400 अरब डॉलर मुआवजे की मांग की थी, लेकिन अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं हुआ। इसके बाद इस नए फंड का विचार सामने आया। इसका नाम पुनर्निर्माण और विकास फंड रखा जा सकता है। ईरान के पास दुनिया के बड़े तेल और गैस भंडार हैं। इसके बावजूद दशकों से विदेशी निवेश बहुत कम रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण ईरान वैश्विक पूंजी से दूर रहा। अब ये फंड उस स्थिति को बदल सकता है। हालांकि फंड तभी शुरू होगा जब अंतिम समझौता हो जाएगा। प्रस्तावित समझौते के बाद अगले 60 दिनों में ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। शाम 6 बजे के बुलेटिन में नई खबरें लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.